नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। तो बड़ी खबर डोईवाला से, जहां सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी ने ग्रामीणों से मुलाकात की। ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने निवारण किया। ग्रामीणों ने पानी, सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानियां रखी। 15 दिन के भीतर पानी की समस्याओं का हल होगा, धीरेन्द्र पवार का कहना। साथ ही गांव का 600 मीटर का सड़क का हिस्सा पक्का करने की बात भी कही है। ग्रामीणों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और ओएसडी और मीडिया का आभार भी जताया है। तो कई वादे भी किए हैं धीरेन्द्र पवार ने, और साथ ही कई समस्याओं के निवारण की बात भी कही है। डोईवाला से बड़ी खबर। तो सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी ने ग्रामीणों से मुलाकात की। सुरक्षा सामर्थ्य और आज हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और पानी की, और हमने जो जल निगम के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि तत्काल उसमें कार्य शुरू कराएं ताकि जनता को पीने का पानी मिले। और जो सड़क की बात है, सड़क का हमने संज्ञान लिया है और हमने विभाग को भी निर्देश किया है कि सड़क का काम भी शीघ्र शुरू कराया जाए। और हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है सरकार हमारे द्वार पहुंची है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सरकार जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं, गांव वालों की जो परेशानी है, हम लोगों की जो परेशानी है, जैसे ये मोबाइल कनेक्टिविटी का है, यहाँ पे जो इंटरनेट का बहुत दिक्कत है, सड़क का है, पानी का मामला है, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। मीडिया वाले, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो है पवार जी को लेकर के आप आए, मुख्यमंत्री जी के पीए को, और इसके लिए आप जो है कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। हमने उनको अपनी पूरी समस्याएं दिखा दी हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारी पूरी समस्याएं जो हैं सफल होंगी। कुछ अधिकारी भी हैं जो कि अभी वहां जा कर के देखने के लिए उनको कह दिया है, और वो अभी जाएंगे। तो डोईवाला पहुंचे ओएसडी धीरेन्द्र पवार, जहां जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी धीरेन्द्र पवार ने, और साथ ही उनके निवारण का भी आश्वासन दिया। कई सारी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों ने ओएसडी धीरेन्द्र पवार के सामने रखी हैं, और साथ ही धीरेन्द्र पवार ने 15 दिन के भीतर पानी की समस्याओं का हल करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। गाँव का 600 मीटर का सड़क का हिस्सा पक्का करने की बात भी, यानी कि सड़क का हिस्सा पक्का करने को लेकर वादा किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने, जो कि डोईवाला पहुंचे थे। और साथ ही ग्रामीणों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और ओएसडी धीरेन्द्र पवार और मीडिया का आभार भी जताया। जनता पार्टी जिंदाबाद। महेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता डोईवाला से। महेंद्र, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी धीरेन्द्र रावत डोईवाला पहुंचे, जहां ग्रामीणों से उन्होंने बात की, मुलाकात की, और साथ ही कई ऐसी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों ने उनके सामने रखी। तो कैसी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों ने ओएसडी धीरेन्द्र पवार के सामने रखी है? देखिए, ये जो गडूल क्षेत्र है, ये डोईवाला विधानसभा का पर्वतीय और सुदूरवर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से लोगों को पेयजल की जो दिक्कत है, वो प्राकृतिक स्रोत से ही वहाँ पेयजल लोग लेते हैं। वो बरसात के दिनों में स्रोत बंद हो गया था, तो उसके ओएसडी के सामने उन्होंने ये कहा है कि भाई स्रोत को दोबारा खुलवाया जाए, जिससे पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। जिसके लिए ओएसडी साहब ने भी जल निगम के अधिकारी को मौके पर तत्काल बुलाकर इसके तुरंत निराकरण के निर्देश दिए हैं, जो कि जल निगम ने कहा है कि हम 15 दिन में इसको ठीक कर देंगे। वहीं एक 600 मीटर का सड़क मार्ग जो कि खस्ता हाल था, उसको विधायक निधि से बनाने के लिए भी ओएसडी ने निर्देश दिए हैं। साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे इस गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक करी जाए। जी। लेकिन महेंद्र, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के ओएसडी धीरेन्द्र पवार लोगों के बीच पहुंचे और उनकी बातचीत सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, ये अपने आप एक बहुत बड़ी पहल भी है। जी बिल्कुल, ये काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, बहुत ही कम नेता यहाँ पर इन गाँवों में जाते हैं। तो मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी होने के कारण इन क्षेत्रों में अधिक समय नहीं दे पाते हैं।
इसलिए उनके ओएसडी उनके प्रतिनिधि के रूप में गांव में पहुंच रहे हैं और लगातार वहां की समस्याओं को सुनकर निराकरण कर रहे हैं जी। ठीक महेंद्र, गांव वालों ने, ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा जब धीरेन्द्र पवार वहां पहुंचे, उनकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी? ग्रामीणों ने आभार जताया है, क्योंकि बहुत ही कम नेता, मैंने जैसे बताया, गांव में पहुंचते हैं, तो ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही मीडिया का भी धन्यवाद दिया, क्योंकि मीडिया भी वहां बहुत कम पहुंच पाती है, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या को उठाया और उसका निराकरण के लिए जो प्रयास किए, उसलिए उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद किया है जी। ठीक महेंद्र, लेकिन एक बात और, जब देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि काफी वक्त हो जाता है ग्रामीण वासियों के बीच में जाते नहीं हैं, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिससे ग्रामीण वासी जूझते रहते हैं और शायद उनकी आवाज भी जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाती है और वो विकास से वंचित रह जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी धीरेन्द्र पवार उनके बीच में पहुंचे हैं, तो काफी हद तक वो समस्याएं तो जनप्रतिनिधियों के कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, विकास से वंचित रह जाते हैं, तो वो पूरी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, जब कोई बड़ा नेता या मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि वहां पहुंचता है तो अधिकारियों में भी हड़कंप मचा रहता है और अधिकारी भी तत्काल उस समस्या को निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जब मुख्यमंत्री की विधानसभा है तो अधिकारी भी काफी दबाव है अधिकारी पे भी कि अधिकारी भी जल्द से जल्द समस्या को निदान करें। बिल्कुल, ऊपर से प्रेशर आता है तो समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेंद्र आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के दौरे पर प्रीतम ने सवाल उठाए हैं। जनता के वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। प्रीतम सिंह ने कहा, बंशीधर भगत विधानसभा के दौरे में जनता को क्या जवाब देंगे? 4.25 साल में कार्यकर्ता को नहीं जगा पाए, अब क्या जगाएंगे? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रीतम सिंह ने कई सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर यहाँ पर वार किया है और उन्होंने कहा है कि इस दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंशीधर भगत के दौरे पर प्रीतम ने सवाल उठाए और कहा, जनता के वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया, तो बंशीधर भगत विधानसभा के दौरे में जनता को क्या जवाब देंगे? जिस सरकार से 4.25 साल के कार्यकाल में कार्यकर्ता नहीं जग पाए, वो सरकार कैसे कार्य कर रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताएं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी कि जो वादे आपने आम जन से की थी, क्या उनको पूरा करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया? 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों के ऋण माफी का वादा किया था। किसान पूछेगा बंशीधर भगत जी से, बताइए आपने जो है ऋण माफ क्यों नहीं किया? आय दुगनी करने का वादा आपने किया, आप काला कानून ले आए। किसान सम्मान निधि देने का काम आपने किया, एक लक्सर में ही जो है 2 गांवों में जो जांच हुई उसमें जो है लगभग 15 लाख का घोटाला हो गया है। आपने नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, उनको रोजगार नहीं मिला। नैनीताल से खबर है, जहां देहरादून अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने नगर निगम, डीएम कैंट बोर्ड, एमडीडीए को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी विभागों को 19 नवंबर को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने विभागों पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है और हाईकोर्ट ने नगर निगम, डीएम कैंट बोर्ड, एमडीडीए को नोटिस जारी करते हुए 19 नवंबर को पेश होने को कहा है। तो कोर्ट ने विभागों पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी। देहरादून में अतिक्रमण हटाने में विफल होने पर तथा हटाए गए अतिक्रमणों के पूर्ण स्थापित होने के रोकने पर विफल होने पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को 19 तारीख को हाईकोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है तथा संतुष्ट न होने पर कंटेम्प्ट के चार्जेस फ्रेम करने के लिए तिथि नहीं। तो देहरादून अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दिया। हाईकोर्ट ने नगर निगम, डीएम कैंट बोर्ड, एमडीडीए को नोटिस जारी किया और साथ ही सभी विभागों को 19 नवंबर को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने विभागों पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी तक दे दी है। देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया और साथ ही कहा कि 19 नवंबर तक इन सभी विभागों को पेश होना है। तो कोर्ट ने विभागों पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। तो हाईकोर्ट ने नगर निगम,
डीएम कैंट बोर्ड एमडीडीए को नोटिस जारी किया और साथ ही 19 नवंबर को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने विभागों पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। हरिद्वार से खबर है, जहां परिवहन विभाग ने जारी की वाहन के वीआईपी नंबरों की सीरीज। आज से वीआईपी नंबरों की हो सकेगी ऑनलाइन खरीदारी। वीआईपी सीरीज से होगा विभाग को अतिरिक्त मुनाफा। वेबसाइट पर अब बोली लगाई जा सकेगी वीआईपी नंबरों की। 38 नंबरों को वीआईपी श्रेणी में रखा गया है। सबसे अधिक बोली लगाने वालों को नंबर जारी किए जाएंगे। तो वेबसाइट पर अब यानी कि ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी वीआईपी नंबरों की। तो बता दें आपको कि परिवहन विभाग ने हरिद्वार में वीआईपी नंबरों की सीरीज जारी की है। आज से वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन खरीदारी हो सकेगी। वीआईपी सीरीज से विभाग को अतिरिक्त मुनाफा होगा और वेबसाइट पर अब बोली लगाई जा सकेगी। 38 नंबर हैं जिनको वीआईपी श्रेणी में रखा गया है और सबसे अधिक बोली लगाने वालों को नंबर जारी किए जाएंगे। सुमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, हरिद्वार में वीआईपी नंबरों की सीरीज जारी की गई है, कितने नंबर हैं और कितना सहूलियत होगी लोगों को इन वीआईपी सीरीज को ऑनलाइन खरीदने में? बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि वीआईपी नंबर के लिए लगातार तमाम जो लोग हैं प्रयासरत रहते हैं, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कत भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आरोप भी लगाते हैं कि विभाग द्वारा अपने आदमियों को नंबर अलॉटेड किए जाते हैं। तो पिछले काफी समय से अब ये इसकी ऑनलाइन नीलामी शुरू हुई है। तो अब ये कोरोना के चलते सब कुछ बंद था, तो अब आज से फिर ये वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी शुरू हुई है। इसमें जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएगा उसी को नंबर मिल जाएगा। क्योंकि 38 नंबर जो है हरिद्वार में जो वीआईपी की श्रेणी में रखे गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल। और सुमित, एक बात और यहाँ पर कि अब वेबसाइट पर ये वीआईपी नंबर की जो सूची जारी की गई है, इसके जरिए लोगों को ये बात भी पता चलेगी आखिर कौन से नंबर ऐसे हैं जो अभी भी अवेलेबल है। क्योंकि पहले तो ये जानकारी मांगी जाती थी मैनुअली, लेकिन अब ऑनलाइन पता चल सकेगा, तो समय की भी बचत होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि जो कुछ विवाद भी हो जाते थे। कुछ लोग होते थे जो वीआईपी नंबर के लिए काफी पहले से तैयारी करते थे, एप्लीकेशन लगाए रखते थे, जब भी उस नंबर की सीरीज आए उस नंबर का पता चल सके और वो नंबर अलॉट हो सके। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता था। पहले भी कई बार विवाद हुए हैं उस चीज के लेकर। अब ये है कि अब ई नीलामी जो वेबसाइट के जरिए जो बोली लगाई जा रही है, इस बोली लगाने से ये कि अब लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएगा उस नंबर उनके सामने होगा, उस नंबर पे जो बिडिंग ज्यादा लगाएगा वो नंबर उसको अलॉट हो जाएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर से है, जहां पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सोना धोने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जेवरात साफ करने के बहाने चोरियां करते थे ये लोग। चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर घरों में जाकर दिन दहाड़े घटना को अंजाम देते थे। शातिर किस्म के हैं दोनों आरोपी। तांबे, पीतल, सोने और चांदी के जेवरात की सफाई करते थे। कई थानों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। 6 पैकेट क्लीनिंग पाउडर, 500 ग्राम सफेद पाउडर इनके पास से बरामद किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश में 316 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 63,197 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में अभी तक 57,951 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में मौजूदा कोरोना संक्रमितों के 3,705 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। राज्य में अब तक 1,033 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत कोरोना काल में हो चुकी है। तो 3,705 एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में मौजूद हैं और अभी तक जो मरीज ठीक हुए हैं कोरोना को मात देकर वो है 57,951। तो कुल जो आंकड़ा है कोरोना मरीजों का वो 63,197 पर पहुंच चुका है। तो यानी कि ऐसे मरीज जो ठीक हुए हैं वो है 57,991 और जो कुल आंकड़ा है वो है 63,197। तो इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी कम है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और वहीं 3,705 एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में मौजूद है और 1,033 ऐसे मरीज हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है।
तो गदरपुर के कुल्हा गांव में इंडोर स्टेडियम में बीजेपी दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में 2 दिवसीय केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस शिविर में आगामी 2022 के चुनाव की रूपरेखा पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री राजेंद्र बिष्ट और युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सामने दीप जलाकर शिविर का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में मंडल प्रशिक्षण राजेंद्र बिष्ट, मनोज कुमार पुष्कर कला व अजय राजोड़ ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर बिस्तर से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। हमारी सरकार को 3.5 साल पूरे हो चुके हैं और अब पार्टी धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रही है। संगठन ने अपने कार्यक्रम लगाने चालू कर दिए। उसी के तहत उत्तराखंड प्रदेश के सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है 2 दिवसीय। उसी के अंतर्गत आज दिनेशपुर मंडल का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ है और जिसमें हमारे माननीय राजेंद्र बिष्ट जी का प्रथम संबोधन था, जो कल तक समापन में माननीय प्रहलाद पाची जी जिसका समापन करेंगे। और सीधी सी बात है, कहने का तात्पर्य यह है कि अब पार्टी धीरे धीरे चुनाव की तरफ जा रही है। हमारी जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं के आधार पर पार्टी बनी और तब से लेकर ये 40 साल का लगभग सफ़र हो गया है 2020 तक। और 2020 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर 19 तक और 19 से लेकर 20 तक जो किए हैं वो ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं। मैंने एक डेट लिखाई है इनके 5 अगस्त 2019 को। ये ऐतिहासिक ऐसा दिन था जिस दिन इस देश में 15 अगस्त के बाद दूसरी स्वतंत्रता का दिवस लिखा जाएगा। और वो इस देश में जो अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था और पंडित दीनदयाल जी का बलिदान हुआ था, उनको श्रद्धांजलि देने का काम यदि किसी ने किया है वो 5 अगस्त 2019 को इस देश के यशस्वी प्रधान। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस दीपावली और करवा चौथ पर बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना काल ने जहां देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है, वहीं उसका प्रभाव छोटे बड़े दुकानदारों पर भारी पड़ा है। दुकानदारों की हालत खस्ता हो चली है। दुकानदारों की माने तो त्योहार के इस सीजन में भी बाजारों की रौनक बेहद चिंताजनक है। दुकानदारों को उम्मीद थी कि बीते महीनों में खराब हालात से शायद त्योहारी सीजन में कुछ छुटकारा मिल सकेगा। दुकानदारों का कहना है कि उनकी सेल पिछले सालों की अपेक्षाकृत 30% तक रह गई है। उस पर ऑनलाइन शॉपिंग और कोरोना का प्रभाव से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। पब्लिक जो है काफ़ी डरी हुई है, काफ़ी सहमी हुई है और त्योहारों पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। पिछले साल से 30-40% का करीब कमी आ रही है व्यापार में। लोग घरों से निकलने में, भीड़ लगाने में, दुकानों में संकोच कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है काफ़ी जो है इस बार व्यापार काफ़ी कम चल रहा है। दिवाली को देखते हम लोगों ने भी तैयारी करी है। पिछले सालों की अपेक्षा में इस बार 50% ही माल हम लोग इकट्ठा कर रखे हैं। पब्लिक जो है काफ़ी डरी हुई है। तो बाजारों की रौनक पर कोरोना का प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है। 30% तक भी नहीं रह गई है। तो कोरोना के प्रभाव से भारी नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। मसूरी से खबर है, जहां दीपावली और त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस ने एक विशेष प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने मसूरी में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मसूरी पुलिस को त्योहारी सीजन को लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने बताया कि दीपावली और त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से विशेष तैयारी कर रखी है और सभी मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। दिवाली में बाजार में पटाखों की दुकान लगाने को लेकर दुकानदारों को एसडीएम मसूरी से अनुमति लेनी होगी। वहीं उन्होंने अग्निशमन के अधिकारियों और मसूरी पुलिस को संयुक्त रूप से पटाखे को बिक्री करने वाली जगह का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना बहुत आवश्यक है तथा कोरोना के चलते जो भी हमारे मास्क लगाए जाने हैं, ये इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसको समय समय पर चेक किया जाए तथा डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट जगह पर डिप्लॉय किया जाए। और दिवाली के संदर्भ में जो पटाखों की दुकानें जो लगेंगी उसके संदर्भ में जो किस दुकान को लाइसेंस दिया जाना है, कहाँ पर ये लगनी है और कोई ऐसे स्थान जहाँ पर खुले में इसको चिन्हित किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन हमने किया है।
तथा साथ ही साथ फायर सर्विस के साथ भी बात हो गई है और उनकी पूरी तैयारियां इस संदर्भ में दीपावली के लिए रहेंगी। सर, जिस तरह का आपने बताया कि नियम कानून यहाँ पर एसडीएम साहब ने भी मीटिंग ली है, तो क्या जिस तरीके से खुले में पटाखे बेचे जा सकते हैं वो हो पाएगा इस बार? देखिए, अगर खुले मैदान में किसी जगह पर ऐसी जगह चिन्हित की जाएंगी और यहाँ पर इस मामले में बात चल रही है ताकि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हमारा फायर सर्विस भी वहाँ पे मौजूद रहेगी तथा उसके आधार पे अगर वो मानकों को पूर्ण करते हैं उसके आधार पे लाइसेंस एसडीएम साहब के द्वारा निश्चित किए जाएंगे। वैसे तो खुला हुआ है लेकिन हम सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट इस बार देखे गए हैं, तो रात्रि के समय हम उसे बंद कर देते हैं और डिस्करेज करते हैं कि कोई भी उस रूट को ले उस रात के टाइम। तो पूरे देश में जहां करवा चौथ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं इस बार कोरोना काल के चलते सभी त्योहारों की तरह करवा चौथ की भी रौनक फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। अनलॉक 6 के चलते सभी कार्यक्रमों के लिए सरकार ने छूट तो दे दी है, तो वहीं रुड़की में करवा चौथ के त्योहार पर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं के अंदर डर बना हुआ है। पति की लंबी उम्र की तरह और कोरोना में आज तो जैसे मार्केट से निकले तो अच्छी खासी भीड़ है। त्योहार की जैसे रौनक होती है वैसा ही लग रहा है, वैसा कुछ में फर्क लग रहा है। अब तो ऐसा लगता है कोरोना गायब ही हो गया है। आपको पता है कि पति की लंबी ठीक है, पर इतना नहीं, कोरोना की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो पाता। मार्केट भी जो है वो डाउन सी दिखने में आ रही है। तो महिलाएं आने रही सामान खरीदने बहुत कम है, आज का रिस्पॉन्स नहीं। कोरोना काल के चलते जो खरीदारी भी कम हो रही है। जी। तो टिहरी जिले में मॉडल होम स्टे विलेज के रूप में अपनी पहचान बना चुका तिवाड़ गांव गढ़वाली खाने और बर्ड वॉचिंग के जरिए पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यहां आने वाले पर्यटक होम स्टे में गढ़वाली खाने के साथ साथ उसे बनाना भी सीख रहे हैं, जिसको लेकर उनमें खासा उत्साह दिख रहा है। अनलॉक के बाद पर्यटक जहां प्राकृतिक सुंदरता को देखने तिवाड़ गांव पहुंच रहे हैं, वहीं गढ़वाली खाना भी उन्हें खासा पसंद आ रहा है, जिससे लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो चुके युवक भी स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। वहीं बर्ड वॉचिंग और प्राकृतिक सुंदरता के अध्ययन के लिए दूर दराज से वैज्ञानिक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर रोजगार नहीं मिलता तो फिर वो दोबारा जाते, जो सिचुएशन सही होता, तो अभी कोविड के कारण जो रोजगार लेकिन गांव में आ तो गए और उसको अगर रोजगार नहीं मिलता। हरिद्वार से खबर है, जहां कुंभ मेला शुरू होने से पहले आईजी ने निर्देश दिए हैं। कुंभ मेला पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेले में पुलिस की तैनाती हुई शुरू। कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस की बढ़ाई जाएगी संख्या, तो पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेले की तैयारियों को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेला शुरू होने से पहले आईजी ने निर्देश दिए। कुंभ मेला पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही पुलिस की तैनाती को लेकर ये चर्चा की गई है। कुंभ मेले में पुलिस की तैनाती शुरू हो चुकी है। कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो आईजी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं।